Hello student, myself अरविंद कुमार यादव एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल। मैं फिजिक्स लेकर के आया हूं क्लास 12th के बच्चों के लिए। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन हो रहा था, उसमें मैं जो डिस्कशन किया था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी, यहां तक की बातें हो चुकी थी। जो अगला आपका टॉपिक है मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग, तो टुडे आई एम डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग। तो देयर आर थ्री मेन मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग। वन इज चार्जिंग बाय रबिंग और इसी को अदर वर्ड में फ्रिक्शनल मेथड कहते हैं। तो पहला आपका है चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शनल मेथड। सेकेंड आपका जो टाइप होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड एंड थर्ड इज योर चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो देयर इज थ्री मेन टाइप ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शनल मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो वन बाय वन आई एम डिस्कस अबाउट दिस थ्री टाइप ऑफ चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग। तो फर्स्ट इज योर चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल मेथड। तीन चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल मेथड में when two body, just here is two body rubbed together, जब आप रब्ड करते हैं बॉडी को तो रब्ड करने से फ्रिक्शन भी होता है, इसलिए इसका रबिंग मेथड कहते हैं या इसे हम फ्रिक्शनल मेथड भी कह सकते हैं। तो when two body rubbed together then these two body getting the charge, दोनों बॉडी चार्ज को एक्वायर कर लेती हैं। this phenomena is known as, this method is known as चार्जिंग बाय रबिंग मेथड और चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल मेथड। तो दैट इज सो सिंपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कैसे कोई बॉडी चार्ज होती है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए ग्लास रॉड। दिस इज द ग्लास रॉड एंड अदर सब्सटेंस। आप दूसरा सब्सटेंस लें जिसको हम ले लेते हैं सिल्क। तो व्हेन ग्लास रॉड रब्ड ओवर ऑन सिल्क, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क पर रब्ड करते हैं तो ग्लास रॉड गेटिंग पॉजिटिव चार्ज वेयर एज सिल्क इज गेटिंग निगेटिव चार्ज। हियर इज ए क्वेश्चन, हाउ ग्लास रॉड गेटिंग पॉजिटिव चार्ज एंड हाउ सिल्क इज गेटिंग निगेटिव चार्ज। ये जानने का प्रयास किया जाए कि ग्लास रॉड कैसे पॉजिटिव होता है और सिल्क कैसे निगेटिव होता है। तो आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस होगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और स्मॉलेस्ट जो साइज होता है उसका हम उसे एटम कहते हैं। इसका मतलब जो ग्लास रॉड भी होगा उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उनको हम एटम कहेंगे। एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर होती है वो यह है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन को हम प्लस मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो ग्लास रॉड है एक ऐसे एटम से मिलकर के बना है, इसके एटम की बिल्डिंग ऐसी है कि एक एक एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं। तो अगर एक एक एटम में 11 प्रोटॉन हैं तो इसका मतलब हर एटम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 11 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, कब, नॉर्मल पोजीशन में या इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहा इसका एटम का। अब जब ग्लास रॉड को सिल्क पर रब्ड करते हैं, आप कोई भी प्रोसेस जब रब्ड करते हैं, आप अपने हथेलियों को रब्ड करिए, तो व्हाट हैपेंस हियर, हीट इज जनरेट हियर।
तो हमें क्या मिलता है? हीट मिलता है। तो अगर रब्ड करने से हीट बनता है तो हीट किसके फॉर्म में होती है? एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो दैट मींस एनर्जी बनती है। अब ये एनर्जी, सोचने की बात है, अब ये एनर्जी यह एटम एक्वायर करेगा। ज्यादा जो चांस है एक्वायर करने का इस एनर्जी को, वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को, इससे जो बचेगा वो इनर में जाएगा, उससे बचेगा और इनर में, और जो बचेगा एक्सेस एनर्जी जो होगी वो सेंटर पार्ट में जाएगी। तो मोस्ट ऑफ एनर्जी आपका आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को मिलता है। अट्रैक्शन की बात करिए, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन की बात करिए, तो जो न्यूक्लियस के पास का इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस के पास का इलेक्ट्रॉन होगा, वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच होगा, जबकि जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होगा। अब आप रब्ड कर रहे हैं, रब्ड करने से हीट बन रही, हीट से एनर्जी, दैट मींस यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है। वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा था। इस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन के कारण और काइनेटिक एनर्जी इसके रिवोल्यूशन के कारण था। तो दैट मींस इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी थी mv², और अब ये एनर्जी को गेन कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज करेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और जरा ये सोचने का प्रयास करिए कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी और ये सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन तभी कर सकता है जब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करे। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है F = mv²/r, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius of electron circular path। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन पर वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्वायर कर रहा है, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, 11th में पढ़ाया गया है सर्कुलर मोशन में, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कोई रियल फोर्स नहीं होता है, ये किसी न किसी फंडामेंटल फोर्स से मिलता है, गेटिंग करता है। तो दैट मींस यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने का काम करता है वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन करता है। तो दैट मींस ये K = यहां का जो चार्ज होगा वो 11E के बराबर होगा, और इसका जो चार्ज है वो E, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r²। ये आपके कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये इतना फोर्स इस पर कार्य कर रहा है। दैट मींस ये तो बढ़ने वाला नहीं है, ये इसकी अमाउंट नहीं बढ़ने वाली, ये क्वांटिटी नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन एनर्जी जब ये गेन कर रहा है, कौन एनर्जी गेन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को, हीट के फॉर्म में एनर्जी को गेन कर रहा है, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन करता है? तो ये करता है। क्या ये वैल्यू बढ़ रही है? नहीं। अगर ये वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो इसके अब्सेंस में, दैट मींस इसकी मिनिमम, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है, चूंकि ये प्रोवाइड करने वाला है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जब नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से टूट करके अलग हो जाएगा और यहां खाली बचेगा। दैट मींस आप कह सकते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस हो जाएगी। दैट मींस अब इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप कह सकते हैं कि इस एटम में अब 10 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं? तो 11 प्रोटॉन हैं, ये निगेटिव का, ये पॉजिटिव का। दैट मींस हमको +1 शो करता है। दैट मींस इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होना ये +1 को निर्धारित करता है। तो बिल्कुल आपको +1 दिख गया। दैट मींस इस एटम पर +1 चार्ज कैसे आया? तो इस एटम पर जब एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुआ तो ये एटम +1 शो किया। तो अब ग्लास रॉड को सिल्क पर रब्ड किया गया, हीट तो प्रोड्यूस हुआ। यह हीट कौन गेन किया? यह हीट इसके ग्लास रॉड का एटम ने उस हीट को गेन किया।
हीट गेन करने पर इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट एटम के आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, रिक्वायरमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का बढ़ा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको प्रोवाइड नहीं कर पाया। इसके अब्सेंस में आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन टूट करके अलग हो गया और वो एटम आपका पॉजिटिव एटम हो गया। तो डेट मीन्स अगर ये प्लस हुआ है तो डेट मीन्स इससे माइनस इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई है और ये इलेक्ट्रॉन कहां गया, यहां पहुंच गया। ऐसे ही अगर ये एटम आपका पॉजिटिव हुआ तो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पहुंचा, अगर ये एटम पॉजिटिव हुआ तो इस एटम का इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और सिल्क हमारा निगेटिव चार्ज हो गया। एक बार और आप डेफिनेशन को देखें, व्हेन वन बॉडी इज रब्ड ओवर ऑन अनदर बॉडी, ये बॉडी जब इस पर रब्ड की जाती है, देन बोथ बॉडी गेटिंग द चार्ज, तो दोनों बॉडी पर ध्यान दीजिएगा, दोनों बॉडी पर चार्ज होता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम, ध्यान दीजिएगा जितना ये है उतना ही ये होगा। तो अगर ये Q है तो इसका भी अमाउंट Q ही होगा। अगर ये 10 माइक्रोकुलाम है तो ये भी कितना होगा, 10 माइक्रोकुलाम ही होगा। बट साइन इज अपोजिट, इफ इट इज द पॉजिटिव देन इट इज द निगेटिव, ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा। यानी रबिंग प्रोसेस में क्या होता है, दोनों बॉडी चार्ज होती है, एक बॉडी पर जितना चार्ज पॉजिटिव का बनता है उतने ही अमाउंट में दूसरे बॉडी पर जो चार्ज बनता है वो निगेटिव का बनता है। तो दिस इज द चार्जिंग बाय रबिंग मेथड और चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल मेथड। योर नेक्स्ट टॉपिक मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो दिस इज सो सिंपल, व्हेन वन चार्ज बॉडी, अब देखने से लग रहा है कि ये चार्ज बॉडी है और ये आपकी जो बॉडी ए है दिस इज द चार्ज बॉडी, बॉडी बी इज योर अनचार्ज बॉडी। या आप कह सकते हैं ये चार्ज बॉडी, ये कंडक्टर ही है, ये कंडक्टर है, ये भी आपका कंडक्टर है, लेकिन एक आपका चार्ज कंडक्टर है और एक अनचार्ज कंडक्टर है। तो व्हेन ए चार्ज्ड कंडक्टर या चार्ज बॉडी कंडक्टर फिजिकली कंटेक्ट ऑफ अनदर अनचार्ज कंडक्टर, ये जो चार्ज कंडक्टर है ये दूसरा अनचार्ज कंडक्टर है, इसके फिजिकली कंटेक्ट में आप यहां देख रहे हैं ये फिजिकली कंटेक्ट है, दोनों एक दूसरे के कंटेक्ट में आ गया है, फिजिकली कंटेक्ट में आ जाते हैं तो बोथ बॉडी गेटिंग द चार्ज, यहां पर देख रहे हैं ये भी बॉडी पर चार्ज हो जाता है और ये भी बॉडी पर चार्ज हो जाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड और चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो हियर इज टू बॉडी, वन इज चार्ज कंडक्टर बॉडी एंड अदर इज अनचार्ज कंडक्टर बॉडी। व्हेन चार्ज कंडक्टर बॉडी कम टू कंटेक्ट ऑफ फिजिकली कंटेक्ट ऑफ अनचार्ज कंडक्टर बॉडी, then charge it transfer from charge body to, इस चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है until both body is getting same amount of charge, same amount of charge। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी पर आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी पर आएगा। मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज था पहले वो Q था और इस पर जो चार्ज था वो 0 था। सपोर्टेड Q1 इक्वल टू Q एंड Q2 इक्वल टू 0। जब दोनों बॉडी आपस में मिल जाते हैं तो इस बॉडी पर कितना हो जाएगा, ये Q1 प्लस Q2 बाई 2 इस बॉडी पर भी, और इस बॉडी चूंकि Q1 आपका कितना है, Q ही है, Q2 कितना है आपका 0 है, बाई 2 डेट मीन्स Q बाई 2। डेट मीन्स दिस बॉडी इज गेटिंग Q बाई 2 चार्ज एंड दिस बॉडी आल्सो गेटिंग हाउ मच चार्ज, Q by 2 charge। तो once again when a charge conductor body come to physically contact of another uncharged conductor body, then charge is transferred from charge body to uncharged body
and this process is known as charging by conduction method and both body getting the same amount of charge। आपको ध्यान रहे कि इसमें जो चार्ज होते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। ओके स्टूडेंट, एंड योर थर्ड मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो इफ a charge body near to when you are taken a charge body near to uncharged body, there is no physical contact, certain gap here in between these two body। तो when a charged body come close to uncharged body, then uncharged body getting one side negative charge and other side positive charge due to induction method, and method is known as charging by induction method। ये होता क्या है, जैसे आपको पता है कि इसमें एटम्स होंगे, एटम का सेंट्रल पार्ट आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो क्लाउड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट होकर के ये अपोजिट अट्रैक्शन होंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, जबकि इनके बीच में एक रिपल्सन होगा। इसके कारण जो पॉजिटिव फेस है वो इधर हो जाता है, निगेटिव जो फेस है वो इधर हो जाता है। और इस प्रकार से जो ये अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी का एक साइड आपका पॉजिटिव बन जाता है और दूसरा साइड इसका निगेटिव बन जाता है। अगर हम इस अनचार्ज बॉडी को ग्राउंड कर दें, अगर अनचार्ज बॉडी को ग्राउंड कर दें तो आपको पता है कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर को होकर के इधर आएंगे और इस प्लस वाले पार्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अगर इसको ग्राउंड से अटैच कर दिया आपने तो अब इसका एक साइड बचता है और एक साइड कैसा बचता है, निगेटिव बचता है। अगर आप इस चार्ज कंडक्टर बॉडी को या चार्ज बॉडी को यहां से आप हटा दें, रिमूव कर दें, तो ये जो माइनस बॉडी थी ये पूरी तरह से जो माइनस चार्ज था इसके ऊपर इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बॉडी, और इसे भी हटा दें आप, तो इस प्रकार से ये बॉडी आपकी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये बॉडी जो पहले चार्ज नहीं थी अब ये बॉडी कैसी हो गई, चार्ज हो गई। तो ये जो मेथड था आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। जी स्टूडेंट, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इंपॉर्टेंट भी है। तो किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है, अगर कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो उस बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है ये एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और चार्ज आपका चूंकि टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो आप कह सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। तो हम कह सकते हैं डिफिनेशन के तौर पर अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं द टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी, द टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू द integral multiple of elementary charge, integral multiple of elementary charge, and this is known as quantization of charge, this is known as quantization of charge। any body acquire the charge integral multiple of elementary charge, it is not in the form of fraction form of elementary charge। किसी भी बॉडी पर जब चार्ज होगा तो हो सकता है कि Q इज इक्वल टू 3 हो, Q इक्वल टू 4E हो, Q इज इक्वल टू हो सकता है 10E हो, कभी भी Q इज इक्वल टू 5/3E नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, E के फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो E की वैल्यू होती है ये एलिमेंट्री चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार अगर हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 इंटू सेम अमाउंट ऑफ ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें तो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल आइदर वो इलेक्ट्रॉन से आप ले सकते हैं या प्रोटॉन से ले सकते हैं, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो वो हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो या 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इसके बीच में नहीं होगा। अगला 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। डेट मीन्स Q इक्वल टू, इसको हम E कहेंगे, Q इक्वल टू 2E कहेंगे, Q इक्वल टू 3E कहेंगे। यानी इसके फॉर्म में होगा। कभी भी 3/2E, 5/2E, 3.2E ऐसा चार्ज संभव नहीं है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब हम चार्ज को देते हैं किसी बॉडी पर तो कैसे देते हैं? जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को आप चार्ज कर रहे हैं, आप 0 से Q इक्वल टू 0 से लेकर Q इक्वल टू Q तक आपने चार्ज दिया। तो जब आप बॉडी को चार्ज करते हैं तो मान लीजिए ये E हो गया, फिर ये 2E बढ़ा, फिर ये 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, इस टाइप से आपका बढ़ता है। दैट मीन्स ये E, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये E, ये 2E, ये 3E, ये 4E, ये 5E, 6E, इसके बीच में नहीं, जब भी मिलेगा तो E का मल्टीपल के फॉर्म में होता है। इसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। थैंक यू सो मच।